नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे हम बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार की ओर एक नए कदम की, जिसके लिए एक मसौदा केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिसमें जनता से राय मांगी गई है और इसके बाद इसे संसद में रखा जाएगा और अगर संसद इसे पास करेगी तो ये एक नए कानून की शक्ल में सामने आएगा। इन सुधारों की दिशा में कुछ अहम बातें इस मसौदे में शामिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो बिजली सेक्टर में गरीब तबका है उसको सब्सिडी का लाभ डीबीटी के जरिए दिया जाए। इसके अलावा डिस्कॉम की वैधता, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ और अनुबंध संबंधी एक प्राधिकरण की स्थापना की बात शामिल की गई है। साथ ही एपीटीएल को मजबूत बनाने की बात कही गई है और जुर्माने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा को ज्यादा कड़ा संशोधित करने का भी इसमें प्रावधान शामिल किया गया है। तो समझेंगे इस मसौदे को, इसकी बारीकियों को और मसौदे से क्या इशारा मिल रहा है, क्या कुछ बदलना चाहती है सरकार इस सेक्टर में और उसका इंपैक्ट क्या होगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अजय शेखर सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रमोद देव है हमारे साथ, फॉर्मर चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से, बहुत स्वागत है सर। सुशील सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अजय सर, ये मसौदा जो इस वक्त हमारे सामने है, इसमें कंज्यूमर के लिहाज से और खासतौर पर सब्सिडी वाले एंगल को अगर समझें तो क्या ये मसौदा है और पहले की तुलना में क्या बदलने की मंशा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है इस संशोधन से कि जो ग्राहक है उसको सब्सिडी सरकार सीधे दे और वितरण कंपनियों को सब्सिडी न दे, और जो रेगुलेटर्स हैं वो टैरिफ ये मान के तय करें कि सब्सिडी का उन्हें ध्यान नहीं देना है। तो व्यवहारिक रूप में जो ये इसका जो राजनीतिक पहलू होगा वो ये है कि आज की तारीख में बहुत से राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाती है या करीब करीब मुफ्त में दी जाती है, और जो उसकी सब्सिडी है वो राज्य सरकार वितरण कंपनियों को देती है। पूरा देती है, थोड़ा कम देती है कभी। तो ये लगभग 80,000 करोड़ का सालाना बोझ है राज्य सरकारों को। तो संशोधन का अगर ये कानून बन जाए और इसका अनुपालन हो तो राज्य सरकारें किसानों को सीधे सब्सिडी देंगी, किसानों को बिजली का मीटर लगवाना होगा और उस मीटर का जो बिल है उसका भुगतान करना होगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन है, और किसानों को लेके कोई भी बड़ा निर्णय लेना और उसका कार्यान्वयन करना राजनीतिक दृष्टिकोण से कठिन होता है। तो जो सारी कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो इस बात को लेकर हैं कि एक तरफ तो किसान नाराज है कि उसको जो आमदनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और उसमें वो बढ़ोतरी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ ये है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, फूड की सब्सिडी, फूड मतलब एफसीआई को खाद्यान्न को रखने को की सब्सिडी, प्रोक्योरमेंट की सब्सिडी, ये बढ़ती जा रही है। तो देखना ये होगा कि राज्य सरकार के लिए राजनीतिक स्तर पर क्या ये संभव होगा, व्यवहारिक होगा कि वो किसान के खेतों पे मीटर लगा के उनसे बिजली का बिल वसूल कर सके। ओके। अभी तक जो सबसे सफल प्रयास हुआ है देश में, तो जब वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये किया था कि फीडर सेपरेशन कर दिया था। तो किसानों को जो बिजली मिलती थी वो राशन होके जितनी जरूरत है उतनी ही दी जाती थी, और उसमें जो वेस्ट है वो खत्म कर दिया था, और गांव में वो 24 घंटे बिजली देने लगे थे और मीटर से वसूलने लगे थे। तो गुजरात का जो बिजली का सेक्टर है आज मुनाफे में। लेकिन किसी भी राज्य में किसानों से मीटर लगा के बिजली वसूलने की परंपरा या व्यवहारिक रूप से ये आज की तारीख में नहीं हो रहा है। तो अब ये राज्य सरकारें कर पाएंगी, करने की इच्छा शक्ति होगी, एक राजनीतिक सहमति बन पाएगी, ये करेंगे, और किसानों का उन्हें सहयोग मिलेगा इसके लिए, ये देखना होगा। शिशिर, क्योंकि अभी भी किसानों को सब्सिडी मिल रही है, बेहतर है कि अगर वो
दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां हैं उनको देने की बजाय सीधे डीबीटी के जरिए किसानों को मिले इस मसौदे के मुताबिक, वो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर क्या मुश्किलें हैं वो उसका जिक्र किया सर ने, लेकिन इसके फायदे अगर मैं समझूं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अजय सर की बात को मैं एक और चीज उसमें जोड़ दूं। कई शहरों की भी बात करूं, जैसे दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी ग्रेडेड सब्सिडी है। जैसे एक सर्टेन यूनिट तक आप कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद आपको सब्सिडी दी जाती है। तो ये मामला सिर्फ गांव तक अब सीमित नहीं रहा है, शहरों में भी आ गया है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निश्चित तौर पर फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो किसानों को या जो भी संबंधित उपभोक्ता है उसको मिल पाता है। लेकिन परेशानी यहां पर यह होती है कि जो भी उपभोक्ता है उसको शुरुआती तौर पर पूरे पैसे अपनी जेब से चुकाने होते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता इसके लिए बहुत जिसको कहते हैं ना कि तैयार नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि आप राजनीतिक तौर पर भी इच्छा शक्ति बनाइए और लोगों के अंदर भी ये जागरूकता दीजिए कि आपके लिए अगर आपको जो चीज सप्लाई की जा रही है वो यदि आप पूरी कीमत दे रहे हैं। देखिए, एलपीजी का मामला है, एलपीजी का जो सिलेंडर आपके घर में आता है वो सिलेंडर आपको जिस जो एक निश्चित इनकम से ज्यादा के हैं, जो निश्चित आय से ज्यादा के हैं, उनको पूरी रकम चुकानी पड़ती है और वो पैसा बाद में उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी को उनके खाते में पहुंच जाता है। हालांकि गांव में इसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इलाकों में जिसको रिफिल कहते हैं वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये एक परेशानी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके फायदे को देखते हुए, क्योंकि ताकि जिसे हम कहें कि उपभोक्ता को पूरा का पूरा फायदा मिले, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत जरूरी होगा। देव सर, जो मसौदा कहता है कि जिस तरीके से हम अभी प्राइसिंग कर रहे हैं वो सब्सिडी को उसमें अकोमोडेट करते हुए करते हैं, उसको हटाया जाए, प्राइसिंग अलग हो मार्केट के लिहाज से और सब्सिडी डीबीटी के जरिए। अब महाराष्ट्र में गुजरात जैसे ही एग्रीकल्चर फीडर का सेपरेशन हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि जो एग्रीकल्चर को बिजली दी जाती है कई जगह पे मीटर नहीं है। मीटर लगाने की कोशिश भी सफल नहीं हुई थी। इसीलिए उसके लिए एक ही सोल्यूशन था जो गुजरात ने किया, उसके साथ में महाराष्ट्र में भी किया गया। क्योंकि जब 2004-05 में महाराष्ट्र में जब मैं चेयरमैन था एमईआरसी का, तो करीब करीब हमारे यहाँ पे 40% का शॉर्टेज था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि कितनी बिजली कृषि क्षेत्र में लगती है, उसके मुताबिक बिजली का मापदंड हमें पता करना था। तो इसलिए वो फीडर सेपरेशन का हमने प्रपोजल दिया था और फिर उसके बाद वो फीडर सेपरेशन हो गया है। तो फीडर सेपरेशन होने के बाद भी आज हालत ये है कि अभी रिसेंटली एमईआरसी का नया ऑर्डर आया है। उन्होंने क्या किया कि कितने जो लॉसेस हैं उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी और उसमें जो कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत अच्छा सहकार मिला है। उसकी वजह से एमएसईडीसीएल ने क्लेम किया था कि उनके यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो अभी सिर्फ 16% है। और ये जो स्टडी के बाद में अब जो ऑर्डर निकला है उनके लॉसेस अभी 21% है। मतलब जो लॉसेस जो थे वो एग्रीकल्चर के नाम से डाले जा रहे थे। जैसे ये भी मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में करीब करीब जो यह है इनकम जो आ रहा है वो तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की तरफ से आता है, एग्रीकल्चर की तरफ से तो बहुत कम आता है। गुजरात में भी वही हाल है। मैं गुजरात इसलिए बता रहा हूँ कि गुजरात के बारे में कहते गुजरात मॉडल। तो गुजरात में आप देखेंगे जो 1 मेगावाट के ज़्यादा के कंज्यूमर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 56% रेवेन्यू को है, और जो एचटी के जो है उनका भी करीब 50% हुआ है और उनका नंबर सिर्फ है 18,400, 18,500 समझ लीजिए, और एग्रीकल्चर के है 18 लाख और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 13% है, 13.7%। तो उनका उसका मतलब ये हुआ कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है 5 रुपया 79 पैसे है, उसके अगेंस्ट 3 रुपये 42 पैसे दिए जाते हैं और बाकी पैसे जो है सब्सिडी करके है। तो इसकी वजह से ये तो बहुत बड़ा राजकीय विषय है, क्योंकि ये सब्सिडी जो जाती है तो जितने भी जो हम किसान कहते हैं आप देखेंगे सभी जो आपके पंचायत से लेकर एमएलए और एमपी ये सभी किसान ही है और ये सबको इसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा आपको याद रखना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। तो ये तो राजकीय इसमें बहुत बड़ा जटिल मामला है कि इसमें से कैसे क्या आप निकल पाएंगे, क्योंकि जब भी आप स्कीम बनाते हैं तो स्कीम कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
पहले तो स्टेट इसके लिए एग्री करेंगे या नहीं। ये बहुत अहम होगा। लेकिन एक और पॉइंट मैं आना चाह रहा हूँ अजय सर, जिसमें कहा जा रहा है कि 2003 का जो एक्ट था उसमें जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल और एप्टेल को स्ट्रेंथन करने की बात इस नए मसौदे में कही गई है, क्या उसमें अजय सर पहले कुछ उस तरह की ताकत नहीं थी, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स उसको देने की बात है? कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो दीवानी मुकदमे होते हैं, दीवानी जो अदालतें होती हैं, उनकी जो पावर्स कुछ उस तरह के कंपेयर में उनको ताकत मिलेगी? ताकत तो हम कानून से और दे सकते हैं, वर्तमान कानून में भी काफी ताकत है, लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं वो एक राजनीतिक परिवेश में निर्णय लेते हैं और उससे पूरी तरह से न अलग हो पाते हैं, न अलग होना व्यवहारिक है। तो आपको उदाहरण दूं कि जो पहला राज्य रेगुलेटरी कमीशन का आदेश आया था आंध्र प्रदेश में, तो वो फैसला बिल्कुल जो कानून है की धारणा के अनुसार था कि जो कॉस्ट है उसके हिसाब से टैरिफ तय हो। तो टैरिफ एक साथ मेरे ख्याल से 30-40% बढ़ गया, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से वो उतना बढ़ाना था, उन्होंने बढ़ा दिया। अगले दिन उनका घेराव हुआ, मुख्यमंत्री नाराज हुए, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, फिर कुछ आदेश दिए, फिर उन्हीं रेगुलेटर साहबान ने दोबारा पुनः विचार करके टैरिफ कम किया। तो एक व्यवहारिक स्थिति है जिसमें सेक्टर काम कर रहा है। तो ये उम्मीद करना कि कानून से रेगुलेटर राजनीतिक परिवेश से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। लेकिन जो संभव है वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान का भी फायदा होगा, ये किसान को समझाने की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए आपको 100 यूनिट बिजली आज मुफ्त में मिल रही है और उसमें आप 20 यूनिट बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, खेत में आप बाढ़ ले आ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कैश मिलेगा तो आप 80 यूनिट से काम चला लें, तो 20 यूनिट का आपके पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा जहां आप कहीं और खर्च कर सकते हैं। ये किसान को बात समझ में आए और उसको विश्वास हो कि वाकई 100 यूनिट का पैसा उसे राज्य सरकार टाइम से देगी। तो राज्य सरकार पर भरोसा तो बहुत कम रहता है लोगों का, तो अगर राज्य सरकार संभव इसको किसान को विश्वास दिला दे कि हम आपको समय से पहले डीबीटी देंगे, उस डीबीटी से आपके कुछ पैसे बचेंगे, आपकी खेती का उत्पादन बढ़ेगा, तो इसका कार्यान्वयन आसानी से हो पाएगा। लेकिन एक ट्रस्ट की जरूरत है। वैसे ही दूसरा जो अहम मुद्दा इसमें है क्रॉस सब्सिडी का। अब क्रॉस सब्सिडी की तो जरूरत नहीं है और कानून में भी 2003 वाले में भी इसको आप कम करेंगे। टैरिफ पॉलिसी में था कि 20% के मार्जिन में क्रॉस सब्सिडी है। तो अगर आप इसको थोड़ा गहराई में सोचें तो दिल्ली का उदाहरण मैं दूंगा कि एक निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने कि इतने यूनिट हम आपको मुफ्त में दे दें, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी स्थिति है या आपके घर में एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह है, तो औचित्य बनता नहीं है कि आपको सब्सिडाइज बिजली मिले। बिल्कुल। तो आपको सब्सिडाइज बिजली देने का परिणाम है कि उद्योग को बहुत महंगी बिजली मिलती है। उद्योग हैं वो रोजगार का सृजन करते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा विश्वीय बाजार में है, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस दिन पर दिन कम होती जा रही है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही देश में, और महंगी बिजली एक बहुत बड़ा कारण है उसका जी। तो अगर क्रॉस सब्सिडी कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उद्योग है, उसको फायदा होगा। फायदा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विकास और होगा। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि जब तक आम आदमी इसको समझेगा नहीं, तो अगर उसके घर का रेट बढ़ा दिया जाए तो विरोध होगा, और राजनेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाएं लोगों को और साथ लेकर चले। ये आसान नहीं होता है, लेकिन अगर कायदे से समझाया जाए तो मेरा मानना है कि क्रॉस सब्सिडी को भी कम करने के लिए आम सहमति बन सकती है, खासकर अगर जो गरीब आदमी है जिसकी 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम की खपत है, उसको मुफ्त में या बहुत कम दर पर बिजली दी जाए। शिशिर, जो सर कह रहे हैं बहुत अहम ये भी है कि वाकई डीबीटी ठीक है, लेकिन क्रॉस सब्सिडी जो जिसका मैं कहूँ तरीके से भार उद्योग जगत उठाता है और उसका सीधा कहीं न कहीं असर प्रोडक्ट की मैं कहूँ कि प्राइसिंग पर, रोजगार पर, इन सब पर पड़ता है, उस पर भी फोकस करना होगा। और मसौदा कुछ कहता है इसको लेकर? देखिए, मसौदे में इस पे तो बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण रेलवे का देना चाहूंगा। जिस तरह से रेलवे में क्रॉस सब्सिडी होता है
और हमने देखा कि वर्षों से जो क्रॉस सब्सिडी रेलवे में चलता रहा, नतीजा ये हुआ कि उनको जो ज्यादा कमाई होती थी माल ढुलाई से, वो सड़क पे चला गया या दूसरे रास्तों पे चला गया, और आखिरकार उनको बहुत नए नए तरीके अपनाने पड़े जिससे कि यात्री किराए से कुछ हद तक घाटे की भरपाई हो पाए। तो देखिए, क्रॉस सब्सिडी एक तय सीमा तक या बिल्कुल ही सीमित अर्थों में तो ठीक है, लेकिन जब उसको व्यापक पैमाने पे आप लाने लगते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि पूरा का पूरा जो आपका बही खाता है वो बिगड़ जाता है। मुझे लगता है कि यहां पर एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि जो कुछ भी लागत है वो दे, और जिसको जो फायदा देना है, जिसको मान लीजिए सब्सिडी के तौर पर, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे देना हो, वो उनको दिया जाए। हमने कई क्षेत्रों में ये प्रयोग होते हुए देख लिया है। मनरेगा की आप बात कर ले, या फिर आप स्कॉलरशिप की बात कर ले, ऐसे सभी जगहों पर वो उदाहरण कामयाब हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में जरूरी है, लेकिन मैं बिल्कुल अजय सर की बातों से सहमत हूं कि राजनीतिक तौर पर इस पे सहमति बनाना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का ये एक अहम मुद्दा होता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ये सारे मुद्दे होते हैं, तो कैसे पीछे आ जाएंगे? देव सर, कितना अहम कदम हो सकता है क्रॉस सब्सिडी पर अंकुश और सीधे तौर पर सब्सिडी, इसके कई सारे फायदे हमने देखे अब तक, जैसे शिशु जी कह रहे हैं और सर ने बताया नहीं। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, एक तो जो फीडर सेपरेशन किया गया है एग्रीकल्चर का, तो इसलिए किया है कि जैसे महाराष्ट्र में 42 लाख पंप सेट्स हैं, ये पूरे 42 लाख पंप सेट यदि आप 8 घंटे दिन में चलाने के लिए अलाउ करेंगे तो 23,000 मेगावाट की जो आज महाराष्ट्र की कैपेसिटी है वो उसको संभाल नहीं सकती। जब हम कहते हैं कि आज हमारे पास में 360 गीगावाट की कैपेसिटी है, हम सरप्लस है, और जब पूरे एग्रीकल्चर पंप सेट एक ही साथ चलने लगेंगे तो ये कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं होगी। इसीलिए जो फीडर सेपरेशन किया है वो बाय रोस्टरिंग करके ही बिजली वहाँ दी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे आज 7,000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे जो है MSEDCL को देती है, और उसके बाद भी जो आज टैरिफ है उसका वो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से आधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि इतने पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देगी तभी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार रहेगी, नहीं तो उनका तो कहेगा हम पैसे कहाँ से लाएंगे। दूसरा, महाराष्ट्र में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि आप जब कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया, तो उसके लिए फर्क ये आता है कि महाराष्ट्र की सब जो इंडस्ट्री है वो वेस्टर्न रीजन में है, तो इसलिए हमेशा डिमांड रही है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में इंडस्ट्री के लिए अलग दर दिए जाए। तो ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इसलिए महाराष्ट्र ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये तो स्टेट एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो उन्होंने डिफरेंशियल कर दी। तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम रखी और इसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यदि सुधार करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी आपको सोचना पड़ेगा, और इसके लिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके मुताबिक राज्य सरकारों को ये अधिकार है। तो एक तो ये बात जो है आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाके इसका फैसला करना होगा कि इस तरह की से जो क्रॉस सब्सिडी फिर से दी जा सकती है, एक तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो फेल हो सकता है। ओके अजय सर, इसमें एक और मैं चीज देख रहा था कि फ्रेंचाइजी या सब लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो भी मामले हैं, जो अपेलेट अथॉरिटीज हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पेनल्टीज को लेकर जो आरपीओ और एचपीओ को लेकर है उसमें सेक्शन 142 और सेक्शन 146 इसको अमेंड करने की बात है। तो ये तो थोड़ी सी और सख्ती ला रहे हैं कानून में, और वो तो सही दिशा में है, लेकिन समस्या फिर मैं कहता हूं कि राजनीतिक स्तर पर है कि ये राज्य सरकारों की वितरण कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर कितनी सख्ती व्यवहारिक है ये देखने की बात है। तो 20-30 साल से बात चलती आ रही है कि एनटीपीसी जो केंद्र सरकार की कंपनी है उसको समय से पूरा भुगतान हो। जब भुगतान नहीं होता है तो स्वाभाविक बात तो ये होती है कि भाई बिजली काट दीजिए, लेकिन बिजली काटना तो व्यवहारिक नहीं रहा है आज तक। तो इसलिए राज्य सरकारों को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे और उनकी सहमति से ही इस
पुराने कानून का या नए कानून का अनुपालन हो पाएगा। जैसे पुराना जो वर्तमान कानून है वो भी कहता है कि क्रॉस सब्सिडी कम कीजिए, तो उसको तो 17 साल हो गए हैं लेकिन क्रॉस सब्सिडी नहीं कम हुई है आज तक। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए तो वर्तमान सरकार कई सालों से कह रही है कि अच्छी चीज है, लेकिन बिजली के क्षेत्र में अभी इसका प्रयोग नहीं हो पाया है। तो एक जिसको कहते हैं ना कि आम सहमति बनाना, राजनीतिक जो स्तर है उसमें अलग अलग लेवल्स पर लोगों को समझना और उनको, जो किसान है, जो उपभोक्ता है, उन तक बात पहुंचाना, उनको समझाना, इसको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो जब अच्छा होगा तभी सुधार सही ढंग से हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ कानून या सख्ती के सहारे सुधार लाना उतना आसान नहीं होता है। एक आम सहमति बन जाए कि ये सही चीज है, इससे सबका फायदा है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। वो थोड़ा सा उसमें और मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन उसकी जरूरत है। उसी से जो चिंता है वाकई की, असल में इस तरह की मैं कहूँ जो ड्राफ्ट ये है उसकी जो मंशा वैसा साफ तौर पर दिखती है कि राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है विद्युत विभागों की वो सुधर जाए, जो कंपनियां वो सुधर जाए और राज्यों को ही सुधारना है। तो जैसा कि कहा अजय सर ने कि बहुत अहम है कि राज्य तैयार इसके लिए कितना होंगे ये भी डिपेंड करेगा, और अगर तैयार नहीं होते तो फिर वजह क्या है। सिर्फ राजनीतिक तौर पर वजह अगर देखें वही है और उसके चलते एक पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का या उस सेक्टर का वो बदहाल बना रहे। कविंद्र भाई, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो हमको ये समझना है कि बिजली जो है वो चूंकि एक समवर्ती सूची में आता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है। अगर आप देखें कि 2015-16 में जब उदय स्कीम लाई गई थी उस समय घाटा जो लगभग 51 या 52 हजार करोड़ रुपए थी। बाद के 2 सालों में वो घाटा घटा, लेकिन 2018-19 में वो घाटा फिर बढ़कर के 29 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया। क्या वजह रही थी? वजह साफ थी कि राज्य सरकारों के तहत जो एक वित्तीय अनुशासन हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आ पाया, और नतीजा ये हुआ कि जो कुछ भी योजनाएं थी वो योजना अपनी जगह पर चली गई और जो डिस्कॉम, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बांटने वाली कंपनीज हैं, उनका घाटा बढ़ गया। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक योजना बना देते हैं, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि केंद्र सरकार एक मदद कर देती। इस बार के बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो सवाल ये कि केंद्र अगर योजना बना देती है उसको अमल तो राज्यों को करना है, और राज्य सरकारें अगर अपने तरीके से उस पर अमल करती हैं, राज्य सरकारें उसमें जिसको कहें कि आर्थिक विवेक जिसको कहते हैं उसका बहुत सारा इस्तेमाल ना करके राजनीतिक जो एक मजबूरी कह लीजिए वो ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो आप योजना चाहे जितनी बना लीजिए, बिल में जितने सारे सुधार कर लीजिए, कानून में जितने बदलाव कर लीजिए, जमीनी स्तर पर हकीकत नहीं बदलने वाली। देव सर, क्योंकि आप जिस तरीके से मसौदा है और सब कुछ आकर ऐसा लगता है कंसल्टेशन के लिए जरूर है और उसमें जनता को या फिर जो तमाम लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो आपत्तियां या सुझाव उसमें दे सकते हैं केंद्र सरकार का जो मसौदा है उसको लेकर, लेकिन राज्यों की ओर से इसमें आपको लगता है कि क्या है जो उनके लिए थोड़ा सा आपत्तिजनक हो सकता है, जहां पर वो शायद पीछे हटना चाहें, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि इसमें जोड़ने की और जरूरत है अगर हमें इस सेक्टर को बदहाली से बाहर निकालना है? अभी तक जो हम टैरिफ की बात कर रहे हैं उसके लिए जो राज्य सरकारों को क्रॉस सब्सिडी का बर्डन है वो तो राज्य सरकारें नहीं संभाल पाएंगी। उसके लिए केंद्र उनको मदद देगी तो ही उसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जब हम इसकी तरफ देखते हैं, पूरा जो एक्ट है उसमें जो रेगुलेटर की अपॉइंटमेंट है वो जो है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट से निकाल कर आप सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में क्वाज़ा फेडरल जो है, यूनिटरी नहीं है हमारा स्टेट में, कितना पॉसिबल है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा क्या ये? जो है, क्योंकि रेगुलेटर को अपॉइंट करने में हमेशा राजनीति रहती है, सबको पता है। तो सेंटर करने से ये इसके लिए कितने मुख्यमंत्री इसके लिए मान जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके अजय सर, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगा कि जो रेगुलेटर या फिर जिसमें मेंबर्स की बात हो रही है उसका कैसे चयन होगा, उसकी योग्यताएं बदली जा रही हैं, और जैसा कि देव साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल अगर वो पावर राज्यों से लेता है तो ये राज्यों को बहुत मुश्किल है कि उन्हें हजम हो या उसके लिए तैयार हो पाए। मैं तो फिर
जो पहले बात कही थी उस ओर जाऊंगा कि किसी को भी आप रेगुलेटर नियुक्त कर दें, वो एक राजनीतिक सामाजिक परिवेश में कार्य करेगा। तो जब तक आम राय नहीं बनती है कि क्रॉस सब्सिडी को कम करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान को भी फायदा होगा, तो जब तक इस पे सहमति नहीं होती है तो इस पे प्रगति नहीं हो पाएगी। तो चुनौती ये है कि कम्युनिकेशन सही ढंग से हो, एक आम सहमति बने कि इससे सबका फायदा है, क्योंकि किसान को अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा और समय से मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, तो कुछ पैसे उससे बचा सकता है। पानी की खपत कम हो सकती है जो देश के हित में है, बिजली की खपत कम होगी उससे वो देश के हित में है। तो फायदे बहुत है, लेकिन जब तक आम आदमी उस फायदे को समझेगा नहीं और उसका राजनीतिक समर्थन नहीं होगा तो प्रगति थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे इसमें दूसरा वो है फ्रेंचाइजी का। तो फ्रेंचाइजी का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर एक राज्य है जिसमें कि प्रशासनिक तंत्र कमजोर है, परंपराएं गलत हैं, परिवेश ठीक नहीं है, तो आप निजी क्षेत्र के व्यक्ति को ले आके फ्रेंचाइजी बना के आप एफिशिएंसी ला सकते हैं। दिल्ली तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि 3-4 हजार करोड़ सालाना घाटा होता था और आज इतना मुनाफा है, इतनी अच्छी स्थिति है कि 200 यूनिट मुफ्त की बिजली दी जा रही है आज की तारीख में। तो वो सुधार आ सकता है गुड गवर्नेंस से। फ्रेंचाइजी एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए भी एक आम सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक निजी क्षेत्र को जिम्मेदारी बिजली के वितरण में देना मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा राजनीतिक फैसला है। जी शिशिर, एक आखिरी सुझाव मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि बहुत कठिन डगर लग रही है लेकिन जरूरी भी है अगर सेहत सुधारनी है तो। देखिए, चुनौती तो है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा। और आपको जैसा मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं रसोई गैस के सिलेंडर को लेकर के, जब उसके लिए डीबीटी की बात कही गई थी तो वहां पे भी यही बात थी कि अगर आप 15 करोड़ कनेक्शन देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डुप्लीकेशन थे और बहुत सारा फायदा जो है उसका किस तरीके से लिया जाता था। तो लगता था कि ये जो खामियां हैं ये दूर नहीं हो पाएंगी। हमने वहां पर खामियों को दूर किया है, एक बड़ा बदलाव उसमें किया है। बिजली के मामले में भी संभव है, और मैं इस बात को, जो अजय सर ने एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वर्ड यूज किया है, मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन हम जितना स्ट्रांगली यूज कर पाए, राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, राज्य के जो बिजली बोर्ड है उनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए, वो तभी जाकर के उस पर अमल हो पाएगा। देखिए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बिजली के मामले में। आप उत्पादन कर रहे हैं, लागत नहीं आएगी, पैसे नहीं आएंगे, कब तक उत्पादन करते रहेंगे? तो वो तो आपको स्थिति सुधारनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय सर, देव सर और शिशिर जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है, उसके क्या खास बिंदु हैं और राज्यों के स्तर पर उसे स्वीकार करने में किस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि ये भी देखना अहम होगा कि इसे कैसे आगे बढ़ाती है केंद्र सरकार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।